सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम में तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनके जरिए पहुंचाएंगे आप तक हम खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। सबसे पहले बता दें आपको, बात होगी साल भर कमाई देने वाले एलोवेरा प्लांट की, और फिर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे त्रिनिती सावो से, जो कि एक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महिला किसान है, और फिर आपको जानकारी देंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। हम सभी जानते हैं कि एलोवेरा कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल करके न केवल हम अपनी त्वचा की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर सकते हैं, बल्कि ये कई तरह के जो रोग हैं उनसे लड़ने में भी सक्षम होता है। जी हाँ, अगर हम इसकी खेती की बात करें तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के ज्यादातर देशों में इसकी खेती की जाती है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसकी खेती आप साल भर कर सकते हैं, अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं, और इसके साथ ही आपको इसके प्रसंस्करण के बारे में भी जानकारी देते हैं। एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच 1-1 मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे। टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म, लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी सफल महिला किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर।
किसान भाइयों बहनों, जब हम बात करते हैं हल्दी की तो ये हमारी रसोई का बहुत ही अहम हिस्सा है। साथ ही अगर हम इसके गुणों की बात करें तो कोई भी इससे अछूता नहीं है। जी हाँ, सभी इसके गुणों को जानते हैं। औषधीय गुण इसमें समाहित हैं। इसका इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों को बनाने में होता है। कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी खेती बेहतर तरीके से की जाए तो अच्छी आमदनी भी अर्जित की जाती है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मेघालय की त्रिनिती सावो ने। जी हाँ, उन्होंने हल्दी की खेती की है, वो भी जैविक तरीके से। एक अलग किस्म को भी तैयार किया है और उनके इसी योगदान के चलते उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसी रही है इनकी कामयाबी की दास्तान। मेघालय जिला पश्चिम जैंतिया हिल्स की रहने वाली आदिवासी महिला किसान त्रिनिती सावो हल्दी की खेती करती हैं और महिला किसानों के समूह से जैविक हल्दी की खेती करवाती हैं। उनकी इस पहल से महिला किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है। यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। त्रिनिती ने 25 महिला किसानों के साथ मिलकर मुलियह गांव में स्पाइस बोर्ड की मदद से हल्दी की खेती की शुरुआत की थी। 4 साल के अंदर 800 किसान मिलकर अब लकडोंग किस्म की हल्दी की खेती कर रही हैं। त्रिनिती के संगठन से 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हल्दी की खेती कर रही हैं। जैविक खेती के विकास में अपने काम के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सावो ने जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से हल्दी के शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप को विकसित करने के लिए अपने गांव मुलिह मेघालय में लगभग 800 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। लकडोंग हल्दी की कहानी गरीब महिलाओं के एक समूह की कहानी है, जो खेती के लिए खुद के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएं जैविक खेती के तरीकों और पर्यावरण के प्रति समर्पण का पालन करती हैं। हल्दी की लकडोंग किस्म, जो कि सैयों और उसके स्वयं सहायता समूह में महिला किसानों में होती है, उसमें करीमुन का 6 से 7.5% तक होता है, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, जो इसे चमकीले पीले रंग और विशिष्ट पृथ्वी सहित अपने नमकीन गुणों को प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय खाना पकाने की नींव रखने वाला तीखा स्वाद कर्क्यूमिन एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय मसाला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और साथ ही कैंसर रोधी गुण होते हैं। मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों में स्वदेशी रूप से उगाए गए लकडोंग हल्दी को व्यावसायिक रूप से बिकने वाली हल्दी में सोने का मानक माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लकडोंग हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा 7% होती है। दवाओं में इसका प्रयोग बहुत होता है। सामान्य हल्दियों की प्रजाति में कर्क्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक ही होती है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में होता है। हल्दी की गुणवत्ता का आधार इसमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ कर्क्यूमिन व वाष्पशील तेल की मात्रा है। सूखी हल्दी या चूर्ण में कर्क्यूमिन की मात्रा 2.6 से 6.6% तक होती है। यदि किसान हल्दी की खेती जैविक तकनीक से करें तो अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। जैविक तकनीक से खेती में लागत बहुत कम आती है। ये भी है कि कम खर्च में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिनिती सावो का मानना है कि हल्दी की जैविक खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से
फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने का। बदलते समय के साथ देश की आबादी बढ़ी और इसी वजह से जरूरत हुई कि खाद्य उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और इसी दिशा में रासायनिक उत्पादों का अंधाधुंध इस्तेमाल किए जाने लगा, जिसके चलते अब हमारे देश की जो मिट्टी है वो बीमार हो रही है। उसे स्वस्थ बनाना है और इसी दिशा में हमारे देश की सरकार ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना भी उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या है ये योजना, आइए आपको बताते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना और स्वस्थ खाद्य पदार्थों का उत्पादन है। ऐसा तभी मुमकिन है जब खेतों में रसायनों का उपयोग कम से कम हो और प्राकृतिक तरीकों का ज्यादा। ये योजना दरअसल मृदा स्वास्थ्य संबंध योजना का ही उपघटक है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परंपरागत समझदारी और आधुनिक विज्ञान के मिलाप से जैविक खेती सतत मॉडल विकसित करना है। इससे न सिर्फ लंबे समय तक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी, बल्कि संसाधनों का भी संरक्षण हो सकेगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती करने में भी मदद मिलेगी। परंपरागत कृषि विकास योजना का पहला मकसद ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना है और उसके बाद रसायन रहित जैविक खेती के जरिए उपभोक्ताओं को स्वस्थ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। ये योजना इस बात पर जोर देती है कि फसल पोषण और सुरक्षा के लिए बाहर से कम सामान खरीदना पड़े, बल्कि सब कुछ खेतों से ही हासिल कर लिया जाए। इसका मकसद सतत एकीकृत जैविक खेती पद्धति के माध्यम से फसल लागत कम करना और किसान की प्रति हेक्टेयर आय बढ़ाना भी है। ये ऐसी योजना है जो जैविक क्लस्टर बनाकर संस्थागत विकास के जरिए किसानों का सशक्तिकरण करती है। ये सशक्तिकरण कृषि उत्पादन प्रबंधन, उत्पादन लागत, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यवर्धन और सीधे मार्केटिंग के माध्यम से होता है। यानी किसान समूह बनाकर क्लस्टर में खेती करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं और मूल्यवर्धन भी करते हैं। इस योजना में जैविक खेती के किसी भी भारतीय स्वरूप को अपनाया जा सकता है।
जो भी स्वरूप अपना रहे हैं वो इलाके और फसल के हिसाब से अधिकतम उपज की गारंटी देने वाला होना चाहिए। इसके अलावा किसानों का सीधा संपर्क स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों से हो जाता है। इन्हीं बाजारों में वो अपने उत्पाद बेचते हैं। इस योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी, कबिलाई और वर्षा सिंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। मैदानी हिस्सों में एक क्लस्टर 1000 हेक्टेयर का होता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में 500 हेक्टेयर का। ये क्लस्टर आपस में जुड़े कई गांवों तक भी फैला हो सकता है। योजना के जरिए किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्लस्टर में ज्यादा से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान शामिल होंगे। महिला किसानों को या स्वयं सहायता समूहों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। क्लस्टर का प्रदर्शन करने के लिए बाकायदा प्रपोजल तैयार किया जाता है। प्रदर्शन की जिम्मेदारी सहकारी या फिर सरकारी संस्था की है। इन संस्थाओं में कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, छोटे किसानों के कृषि संघ या फिर केंद्र या राज्य सरकारों के संगठन शामिल हैं। एकीकृत पोषण प्रबंधन प्रभाग इसकी निगरानी करता है, जबकि प्रदर्शनों का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। वार्षिक क्लस्टर बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उसी को जैविक खेती के किसी प्रोजेक्ट पर वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करना होता है। किसान भाइयों बहनों, अथर्ववेद में लिखा है कि धरती हमारी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी तरह से ये धरती अपनी उपज से हम इंसानों का पेट भरती है। लेकिन हमने रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल करके इसी मिट्टी को बीमार कर दिया है। अब जरूरत है इसको स्वस्थ बनाने की, जिसके लिए प्राकृतिक खेती को हमारी सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए इसी संदर्भ में आपको और जानकारियां देते हैं। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है।
दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती की घोषणा की है और सबसे आह्वान किया है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। और इसका सीधा अर्थ ये है कि रासायनिक खेती नहीं करनी है, मतलब कि रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। जो उर्वरक हम प्रयोग करते थे, यूरिया है, DAP है, या जो पेस्टिसाइड्स प्रयोग करते थे कीड़ों को मारने के लिए, बीमारियों को करने के लिए, रोकने के लिए, उनका प्रयोग न करके बल्कि जो प्राकृतिक रूप से जो खेती हो सकती है, जिसमें कि जैविक खाद है या जो गोबर से बनाने वाले तमाम तरह के घोल हैं, जिससे बीज का शोधन हो या ज़मीन का शोधन हो, उसको किया जाए। एक रूप में ये भी कह सकते हैं कि ये गाय या जानवर पर आधारित खेती है और उससे निकलने वाले तमाम जो उत्पाद हैं, जो खेती में जो अवशेष हैं, उनका प्रयोग करते हुए कैसे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाया जाए। पहले भी जब रासायनिक का प्रयोग खेती में शुरू नहीं हुआ था, तो हम जानते हैं कि पहले लोग प्राकृतिक खेती करते थे, जिसमें कि गोबर की खाद डालते थे, जो भी खरपतवार थे उनको सड़ा करके ज़मीन में पुनः डालते थे, जिससे कि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति या उर्वरा शक्ति बढ़े। तो उस पद्धति को लाने से क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं, इसका देश भर में लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो फ़ायदे सबको दिखाई पड़ते हैं वो ये है कि रसायन नहीं डालेंगे तो लागत कम होगी, रसायन नहीं डालेंगे तो जो उत्पाद पैदा होगा उसकी गुणवत्ता अधिक होगी। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि फसल तैयार है और लोग पेस्टिसाइड्स का और रसायनों का प्रयोग करते हैं और दूसरे दिन ही फल और सब्जियां तोड़ करके बाज़ार में बेचने कर ले आते हैं, जिसमें कि पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू रहते हैं। तो निश्चित रूप से उत्पाद जो होगा उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। और इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तमाम प्रयास शुरू कर दिए हैं। और पहला प्रयास तो ये है कि जो कुछ किसानों ने या किसानों के कुछ समूह ने जो विशेषज्ञता हासिल की है प्राकृतिक खेती में, उसका विभिन्न परिस्थितियों में आकलन करने का काम कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं पूरे देश में। और आकलन करके जो पद्धति विकसित की गई है वो कैसे पूरी तरह से परफेक्ट की जा सकती है और कैसे पूरे देश में उसकी संशोधित की जा सकती है, इस पर काम शुरू किया गया है। दूसरा काम ये भी शुरू किया गया है कि साथ में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो संस्थान हैं, उनके ऊपर कुछ प्रदर्शन की इकाई लगाई जाए। हमारे केंद्र के कुछ क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती की जाए और जब भी किसान वहाँ पर आते हैं या जो दूसरे लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, उनको उन प्रदर्शनों को दिखाया जाए, जिसे देख करके वो समझ पाएँ कि प्राकृतिक खेती होती क्या है और इसको कैसे किया जाना चाहिए। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। एक अहम जानकारी आपको दे दें कि दोबारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम। आप दोबारा अहम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshanddd@gmail.com।
पत्र भी लिख सकते हैं आप। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।